हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना तीसरा लेसन पढ़ेंगे, खिलजियों के अधीन दिल्ली सल्तनत का विस्तार। इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की उसके एक अमीर जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी ने हत्या कर दी। दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करके खिलजी वंश की स्थापना की। यह वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। इस काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे महान शासक सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में मुस्लिम सेनाओं ने पूरे उत्तरी भारत, राजपूताना एवं गुजरात के अलावा दक्षिण भारत को भी जीत लिया। अलाउद्दीन के योग्य सेनापति मलिक काफूर ने दूर तक दक्षिण के वारंगल, द्वार समुंदर एवं मदुरा तक विजय प्राप्त की। एक कुशल योद्धा एवं विजेता के साथ साथ अलाउद्दीन एक सफल एवं कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसका शासनकाल सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद यह वंश केवल 4 वर्ष ही शासन कर पाया तथा इस दौरान 3 सुल्तानों ने राज्य किया। ये सभी शासक अयोग्य तथा निकम्मे थे, जिसके कारण खिलजी वंश का 1320 ईस्वी में पतन हो गया। खिलजी कौन था, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। खिलजी कौन थे? वुलजजे हेग तथा डॉक्टर के.एस. लाल आदि विद्वान इन्हें तुर्क मानते हैं तथा बताते हैं कि अधिक समय तक अफ़गानिस्तान में रहने के कारण इन्होंने अफ़गानों के रीति रिवाज को अपना लिया था। अब है अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासन है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक था। वह सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा तथा दामाद था। अलाउद्दीन का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन मासूद खिलजी था। उसके बचपन का नाम अली गुरशप था। उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन ने किया था। क्योंकि बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह एक अच्छा तलवारबाज और घुड़सवार था। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था। 1292 ईस्वी में उसने सुल्तान की आज्ञा लिए बिना ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, जहां उसे सफलता मिली। वहां के शासक रामचंद्र देव से उसने अपार धन संपत्ति लूट ली थी। अपनी पत्नी, जो सुल्तान की पुत्री थी, उससे उसकी नहीं बनती थी तथा उसका निजी जीवन दूभर हो गया था। इसीलिए उसने सल्तनत पर अधिकार करने का निश्चय किया। उसने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन को धोखे से अपने जाल में फंसाकर कड़ा के पास 19 जुलाई 1296 ईस्वी को कत्ल करवा दिया और वह सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन की शुरुआती कठिनाइयाँ। गद्दी प्राप्त करने के बाद चारों ओर से उसे कठिनाइयों ने घेर लिया। पहला, वह एक हत्यारा था। उसने अपने उपकारी चाचा की हत्या की थी। दूसरा, स्वर्गीय सुल्तान के अमीर तथा अनुयायी अपने स्वामी के हत्यारे को माफ़ नहीं कर सकते थे। तीसरा, दिल्ली से वह अभी दूरी पर था तथा उसी व्यक्ति को हिंदुस्तान का राजा समझा जाता था, जिसका राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार हो। सुल्तान की विधवा पत्नी मलिके जहां ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। चौथे, हिंदू शासकों की बढ़ती हुई शक्ति भी उसके लिए खतरा पैदा कर रही थी। और पांचवा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर मंगोलों के आक्रमणों का भी डर था। अलाउद्दीन की प्रारंभिक सफलताएं। अलाउद्दीन ने सभी कठिनाइयों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया।
सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करना जरूरी था। जब उसे यह शुभ समाचार मिला कि अरकली खां व रुकनुद्दीन में फूट पड़ गई है, तो उसने दिल्ली की तरफ कूच किया तथा दक्षिण से प्राप्त धन को अपने सैनिकों व जनता में बांटकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। रुकनुद्दीन ने बदायूं के पास अलाउद्दीन का सामना किया, लेकिन अलाउद्दीन ने बड़ी चालाकी से उसके सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया। इसीलिए मजबूर होकर रुकनुद्दीन को भागना पड़ा। अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के किले में उसका राज्याभिषेक हुआ। अपनी इस सफलता के बाद अलाउद्दीन ने उन अमीरों की तरफ ध्यान दिया जो सोने के लालच में रुकनुद्दीन को छोड़कर उससे आ मिले थे। अलाउद्दीन का मानना था कि जो लोग एक आदमी के साथ गद्दारी कर सकते हैं वह दूसरे से भी गद्दारी कर सकते हैं। अलाउद्दीन की नीति की यह विशेषता थी कि वह पहले विश्वासघातकों की सेवाओं से लाभ उठाता था और फिर उसी विश्वासघात के अपराध में उन्हें मृत्युदंड देता था। इस नीति के अनुसार उसने कुछ अमीरों की हत्या करवा दी, कुछ को जेल में डाल दिया और कुछ को अंधा करवा दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने विरोधियों को हरा के अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना लिया। अलाउद्दीन की मंगोल नीति। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह सिकंदर के समान विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने साम्राज्य विस्तार की एक व्यापक योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना में सफल होता, उसे मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन को भी अपने प्रारंभिक वर्षों में मंगोल के 1 दर्जन से भी अधिक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है कादर का आक्रमण। मंगोलों का पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में कादर के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन ने अपने मित्र जफर खां को मंगोलों के विरुद्ध भेजा। जफर खां ने जालंधर के पास कादर को भयंकर पराजय दी। दूसरा, साल्दी का आक्रमण। साल्दी के नेतृत्व में 1297 ईस्वी में दोबारा से भारत पर आक्रमण किया तथा सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। जफर खां ने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा की। साल्दी को उसने 1700 अनुयायियों तथा स्त्रियों और बच्चों के साथ बंदी बना लिया। वह उन्हें दिल्ली भेज दिया। अगला है कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण। 1299 ईस्वी में 2 लाख सैनिकों को लेकर मंगोल नेता कुतलुग ख्वाजा दोबारा से आ गया। इस बार मंगोल का उद्देश्य लूट मार करना नहीं बल्कि विजय प्राप्त करना था। मंगोल दिल्ली के पास पहुंच गए तथा घेरा डालने की तैयारी शुरू कर दी। अलाउद्दीन को संधि करने की सलाह दी, लेकिन ऐसा करना अलाउद्दीन कायरता समझता था। दूसरे दिन जफर खां के नेतृत्व में सुल्तान की सेनाओं के दल ने शत्रुओं को हराकर भगा दिया, लेकिन मंगोलों ने जफर खां को घेर कर मार डाला। परंतु फिर भी मंगोलों को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। जफर खां की वीरता ने उसे लोकप्रिय बना दिया तथा स्वयं अलाउद्दीन उससे जलने लगा था। अगला है तारगी का आक्रमण। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था तो तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। यह आक्रमण इतना तेज था कि स्वयं अलाउद्दीन को सीरी के किले में 2 महीने तक शरण लेनी पड़ी। मंगोलों ने आसपास के क्षेत्रों में लूटमार की, लेकिन भाग्यवश 3 महीने बाद वे वापस चले गए। अगला है अली बेग का आक्रमण। चंगेज़ खां के एक वंशज अली बेग ने 1305 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। मलिक काफूर तथा गाजी मलिक ने उसे घेर लिया। अली बेग व अनेक मंगोलों को बंदी बना लिया गया तथा बहुत सारे मार डाले गए। गाजी मलिक को अलाउद्दीन ने पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अगला है कुबक और इकलामबंद का आक्रमण। 1306 ईस्वी में सिंधु नदी को पार करके एक बार दोबारा से मंगोल हिमालय की तरफ लूटमार करते हुए बढ़े। गाजी मलिक ने उसके नेता कुबक को
50,000 अनुयायियों के साथ बंदी बना लिया और उसका वध कर दिया। 1307-8 ईस्वी में अपने नेता इकबाल मंद के नेतृत्व में मंगोलों ने अंतिम बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तानी सेनाओं ने उन्हें घेर कर मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी से 1307 ईस्वी तक होने वाले मंगोल आक्रमणों से सल्तनत को बचाने के लिए बलबन की तरह कठोर नीति का सहारा लिया। उसने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो ये थे कि अलाउद्दीन ने पंजाब, बंगाल एवं सिंध में पुराने किलों की मरम्मत करवाई और कुछ नए किलों का निर्माण करवाया। उसने सीमांत प्रदेशों में एक सूबेदार की नियुक्ति की जो सीमा रक्षक के नाम से जाना जाता था। सेना को नए एवं बढ़िया शस्त्र उपलब्ध करवाने के लिए कारखानों की स्थापना की तथा योग्य इंजीनियर नियुक्त किए। मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन ने कठोरता का पालन किया। अब है मंगोलों की पराजय के कारण। मंगोलों ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उसी समय वे मध्य एशिया में आपसी युद्धों में उलझे हुए थे, इसीलिए उनमें एकता की कमी थी। मंगोल आक्रमणकारी अपने साथ अपना परिवार भी रखते थे। युद्ध में महिलाओं एवं बच्चों के साथ वे अच्छी ढंग से लड़ नहीं पाते थे, जिसके कारण वे हार गए। अलाउद्दीन के पास सौभाग्य से जफ़र खां, नुसरत खां, गाजी तुगलक जैसे योग्य सेनापति थे जिन्होंने मंगोलों को बुरी तरह से हराया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक अच्छा सैनिक और योद्धा था, जिसने वीरतापूर्वक मंगोलों का मुकाबला करने का निश्चय किया। उसने मंगोलों को बुरी तरह मार कर भगा दिया। मंगोलों को कुशल घेराबंदी नहीं करनी आती थी। लगातार पराजय के कारण उनकी शक्ति भी कमज़ोर हो गई थी। अब है अलाउद्दीन की विजय। अलाउद्दीन की विजयों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। पहली है उत्तरी भारत की विजय। इनमें है पहला गुजरात की विजय। अलाउद्दीन का पहला आक्रमण गुजरात के समृद्धशाली प्रांत पर था। 1299 ईस्वी में उसने उलुग खां तथा नुसरत खां की अधीनता में एक सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उस समय इस प्रांत की राजधानी अनहिलवाड़ा, जो आज पाटन है, वह थी और कर्णदेव यहाँ का राजा था। कर्णदेव खिलजी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका और उसने भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। खिलजी सेनाओं ने अनहिलवाड़ा में खूब लूटपाट की। कर्णदेव की पत्नी कमला देवी आक्रमणकारियों के अधिकार में आ गई, जिसे दिल्ली भेज दिया गया। अलाउद्दीन ने उसके साथ विवाह कर लिया, लेकिन उसकी लड़की देवल देवी को बचाने में वह सफल रहा। खिलजी सेनाओं ने सोमनाथ के मंदिर में भी तोड़फोड़ की। यहीं से नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक एक हजारी दास को, जो बाद में साम्राज्य का मलिक नायब बना, उससे छीन लिया तथा उसे सुल्तान के पास भेज दिया। हजारीदास इसका इसीलिए नाम पड़ा ये क्योंकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था। दूसरा है रणथंबोर की विजय। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण रणथंबोर पर हुआ, जो राजपूतों का सबसे प्रसिद्ध किला था। राणा हमीर देव यहाँ राज्य कर रहा था। रणथंबोर पर आक्रमण करने के दो कारण थे। पहला, रणथंबोर का किला पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था, और दूसरा, राणा हमीर देव ने विद्रोही अमीरों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी तथा इसी दुस्साहस के लिए अलाउद्दीन उसे दंड देना जरूरी समझता था। इसीलिए 1299 ईस्वी में सुल्तान ने अपने योग्य सेनापतियों उलुग खां तथा नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन राजपूत सेनाओं ने उन्हें कड़ी हार दी और नुसरत खां को मार डाला। वह उलगू खां ने भागकर अपनी जान बचाई। इसीलिए 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं इस अपमान का बदला लेने के लिए रवाना हुआ तथा रणथंबोर को घेर लिया। हमीर ने 1 वर्ष तक सुल्तान का सामना किया,
लेकिन अंत में अलाउद्दीन ने धोखे से काम लिया तथा हमीर देव के मंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया। रणमल की सहायता से अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा राणा हमीर देव व उसके साथी युद्ध में सुल्तानी सेनाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। तीसरा है मेवाड़ की विजय। रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के सबसे प्रमुख तथा शक्तिशाली किले चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उस समय चित्तौड़ पर गुहिल वंश के राणा रतन सिंह का शासन था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को हासिल करना था। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से चलकर सुल्तान ने चित्तौड़ को घेर लिया, जो 5 महीने तक घेरा डाल लिया जो 5 महीने तक चला, लेकिन किले को जीतने के सभी प्रयास असफल रहे। गोरा तथा बादल के सेनापतित्व में वीर राजपूतों ने सुल्तानी सेनाओं का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में राणा रतन सिंह भी बहादुर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर प्रथा निभाई, यानी कि वे समूह में अग्नि में जीवित ही जल गई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर राजपूतों के संहार की आज्ञा दे दी। एक दिन में ही 30,000 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया और विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का सूबेदार बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। लेकिन खिलजी अधिक समय तक चित्तौड़ पर अधिकार नहीं रख पाए। 1311 ईस्वी में राजपूतों के विरोध के कारण खिज्र खां ने अपने पद से त्याग दे दिया तथा अलाउद्दीन ने अपने मित्र मालदेव को वहां का शासक बनाया। परंतु अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मालदेव को भी भगा दिया गया तथा चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया। अगला है मालवा की विजय। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मालवा के शासक राजा हरनंद ने शत्रु सेना का जोरदार मुकाबला किया, लेकिन वह पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद खिलजी सेनाओं ने उज्जैन, धारा, चंदेरी, माड़ू आदि के किले पर अधिकार कर लिया। अगली है अन्य स्थानों की विजय। मालवा पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने 1308 ईस्वी में मारवाड़ को जीतने की योजना बनाई। मारवाड़ के शासक शीतल देव को संधि करनी पड़ी। शीतल देव का किला उसके अधिकार में रहने दिया तथा उसका राज्य दिल्ली के अमीरों में बांट दिया गया। इसके बाद जालोर पर आक्रमण किया गया। कन्नेर देव जालोर का शासक था। खिलजी सेना का मुकाबला करते हुए कन्नेर देव व उसके साथी मारे गए। अब दूसरा है इसकी दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजयों से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों को भी जीतने की कोशिश की। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय का कार्य मलिक काफूर ने किया, जो उसने खरीदा था 1000 दिनार देकर। मलिक काफूर द्वारा की गई दक्षिण भारत की विजयों का वर्णन इस प्रकार है। पहली है वारंगल का पहला असफल अभियान। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां के भतीजे छज्जू के नेतृत्व में वारंगल के विरुद्ध सेनाएं भेजी। यह सेना बंगाल तथा उड़ीसा से होकर वारंगल पहुंची। इस समय वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव का शासन था। उसने वीरता से छज्जू का मुकाबला किया तथा उसे हरा दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन का पहला दक्षिण अभियान असफल रहा। दूसरा था देवगिरी की विजय। हालांकि 1294 ईस्वी में स्वयं अलाउद्दीन ने सूबेदार के रूप में देवगिरी को जीता था तथा वहां के शासक रामचंद्र
रामचंद्र देव ने एलिचपुर का प्रांत व वार्षिक कर देने का अलाउद्दीन को वचन दिया था, लेकिन 1303 ईस्वी के बाद रामचंद्र ने कर देना बंद कर दिया था। दूसरा, अलाउद्दीन देवल देवी को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उसकी माता कमला देवी अलाउद्दीन के हरम में थी और वह अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। तीसरा, रामचंद्र देव ने सुल्तान के विरोधी कर्णदेव को अपने राज्य में शरण दे दी थी। इसीलिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजी। सबसे पहले सुल्तानी सेनाओं ने कर्णदेव को हराया तथा देवल देवी को पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां के साथ उसका विवाह करवा दिया गया। इसके बाद मलिक काफूर ने एलिचपुर पर अधिकार करके देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। 2 महीने के संघर्ष के बाद रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे सुल्तान को बहुत ज़्यादा धनराशि भेंट करनी पड़ी। अलाउद्दीन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे रायन की उपाधि प्रदान की, उसका राज्य उसे लौटा दिया। तीसरा है वारंगल की विजय। तेलंगाना राज्य की राजधानी वारंगल के पहले आक्रमण 1303 ईस्वी की विफलता अलाउद्दीन के हृदय में खटक रही थी। वह इस कलंक को जल्दी धोना चाहता था। इसीलिए 1308 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने एक सेना वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मलिक काफूर ने किले को घेर लिया तथा भीतर की रक्षक सेना को काफ़ी हानि पहुंचाई। अंत में प्रताप रुद्रदेव ने समर्पण कर दिया तथा 300 हाथी, 700 घोड़े, भारी संख्या में नकद धन व रत्न, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर भी था, युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए काफूर को भेंट किए तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। अगला है द्वार समुंदर की विजय। इसके बाद मलिक काफूर ने दक्षिण के तीसरे शक्तिशाली राज्य द्वार समुंदर को जीतने की योजना बनाई। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर व ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में सुल्तानी सेनाओं ने बड़ी तत्परता से राजा वीर बल्लाल को घेर लिया। वीर बल्लाल हार गया और द्वार समुंदर में मलिक काफूर ने भारी लूटमार की तथा मंदिरों को तोड़ डाला। वीर बल्लाल ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला है मदुरा की विजय। द्वार समुंदर से मलिक काफूर ने पांड्यों की राजधानी मदुरा के लिए प्रस्थान किया। उस समय मदुरा में राज सिंहासन के लिए वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य नामक 2 भाइयों में संघर्ष चल रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांड्य का साथ दिया तथा वीर पांड्य को हरा दिया। काफूर ने नगर में भयंकर लूटमार की तथा अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया। इसके बाद मलिक काफूर पूर्व की तरफ बढ़ा। समुद्री तट पर रामेश्वरम पहुंचकर उसने विशाल मंदिरों को तोड़ डाला और उसके स्थान पर अलाउद्दीन के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला है देवगिरी की पुनः विजय। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने हरा दिया था। उसने सुल्तान को कर देना भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन 1313 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई थी तथा उसका पुत्र शंकर देव सिंहासन पर बैठा। उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसीलिए अलाउद्दीन ने उसे दंड देने के लिए 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को भेजा। शंकर देव ने मलिक काफूर का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में वह मारा गया। मलिक काफूर का देवगिरी पर अधिकार हो गया। इस प्रकार दक्षिण की विजय पूर्ण हो गई और संपूर्ण दक्षिण भारत पर दिल्ली का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति। अमीर खुसरो के विवरण से पता चलता है कि अलाउद्दीन ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन डॉक्टर के.एस. लाल ने कहा कि अलाउद्दीन का उद्देश्य दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करना नहीं बल्कि धन प्राप्त करना था। लेकिन अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्यों में उत्तर भारत से अलग नीति अपनाई। उसने समुद्रगुप्त की तरह दक्षिण राज्यों को अपने साम्राज्य में न मिलाकर केवल अपना करद राज्य बनाया, यानी कि उससे सिर्फ कर प्राप्त करता था।
अलाउद्दीन इस तथ्य को जानता था कि यदि दक्षिण भारत को वह सीधे अपने अधीन करेगा तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर शासन करना मुश्किल ही नहीं असंभव होगा। निसंदेह यह उसकी दूरदर्शिता थी। साम्राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन ने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके समय में दिल्ली सल्तनत अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अलाउद्दीन का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में द्वार समुद्र तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी एक महान योद्धा एवं विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। उसने शासन के क्षेत्र में उस समय की कमियों को दूर कर शासन तंत्र के अलग अलग भागों में भी सुधार किए। उसके जो प्रमुख सुधार थे वो प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार थे, जो इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन के शासन में लगातार होने वाले विद्रोहों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उसकी शासन व्यवस्था में कुछ कमियां हैं जिसका निराकरण किया जाना बहुत ही जरूरी है। अपने मित्रों से विचार विमर्श के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी शासन व्यवस्था में दोष हैं। कौन से दोष हैं? गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, जिसके कारण सुल्तान को अपने पद अधिकारियों तथा जनता के कार्यों के विषय में उचित सूचना नहीं मिल पाती। दूसरी, शराब का बहुत ज़्यादा प्रचलन, जिसके कारण लोगों को इकट्ठा होकर विद्रोह करने की उत्तेजना मिलती है। तीसरा, अमीरों के सामाजिक मेल मिलाप तथा आपसी विवाह संबंध, जिससे उन्हें सुल्तान के विरुद्ध संगठित होने का अवसर मिलता था। चौथा, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन होना। इन सभी दोषों को देखते हुए अलाउद्दीन ने अध्यादेश जारी करके जो सुधार किए वो थे: जागीरों को जब्त करना, मदिरा पान पर प्रतिबंध, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध, गुप्तचरों की नियुक्ति, हिंदुओं का दमन करना, धर्म और राजनीति को अलग करना। और जो उसने सैनिक सुधार किए, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसे अपने राजस्व संबंधी सिद्धांतों को लागू करने, अपनी विजय की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने तथा देश को मंगोलों के आक्रमणों से बचाने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसने सैनिक सुधार किए, जैसे विशाल स्थायी सेना। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। सैनिकों को अच्छे वेतन देना। एक सैनिक का वेतन 234% प्रति वर्ष था और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78% ज़्यादा मिलते थे। दाग एवं हुलिया प्रथा। अलाउद्दीन ने सेना में एक महत्वपूर्ण सुधार यह किया कि उसने दाग तथा चेहरा नियम प्रचलित किए। इसके अनुसार प्रत्येक घोड़े को दागा जाता था, प्रत्येक सैनिक का हुलिया सरकारी रजिस्टर में लिखा जाता था। यह नियम अच्छे घोड़ों के स्थान पर बुरे रखकर राज्य को धोखा देने से बचाने के लिए बनाए गए थे। अगला है दुर्गों का निर्माण तथा गुप्तचर योग्य सैनिकों की भर्ती। और तीसरा सुधार था सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में उसने जुआ खेलने पर पाबंदी लगाई, वेश्यावृत्ति पर पाबंदी, मदिरापान पर पाबंदी, जादूगरी का निषेध। अलाउद्दीन के काल में जादूगर भोली भाली जनता को लूट लेते थे तथा उनमें अंधविश्वास पैदा करते थे। अपनी जनता को जादूगरों के शोषण से बचाने के लिए सुल्तान ने राज्य में जादूगरी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों के उद्देश्य: सैनिक आवश्यकताएं। पहला है सैनिक आवश्यकताएं। अलाउद्दीन को राजद्रोह का दमन एवं विद्रोह को दबाने तथा मंगोलों को आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक सेना की जरूरत थी, लेकिन विशाल एवं स्थायी सेना की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा धन की जरूरत थी। इस प्रकार अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य विशाल एवं स्थायी सेना का व्यय निर्वहन करना था। दूसरा, मूल्य वृद्धि को रोकना। अलाउद्दीन आर्थिक सुधारों के द्वारा व्यापारी वर्ग के द्वारा बेईमानी किए जाने के कारण मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना चाहता था। उसका उद्देश्य सामान्य मूल्यों में कमी करना नहीं था।
तीसरा, प्रजा का हित। सुल्तान इन सुधारों के द्वारा जनता की दशा को सुधारना चाहता था। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य मूल्यों में कमी न करके सैनिकों का कम वेतन देकर विशाल सेना को संगठित करना था। आर्थिक सुधारों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। वस्तुओं के भाव निश्चित करना। सबसे पहले सुल्तान ने खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के भाव निश्चित किए। उसने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सूची बनाई। वह सूचियां बहुत ही सावधानी से तैयार की गई थी तथा इसमें प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु को शामिल किया गया था। ये सूचियां प्रत्येक दुकान के बाहर लटकाई जाती थी। कोई भी व्यक्ति निश्चित भाव से ज़्यादा दाम नहीं ले सकता था और न ही कम तोल सकता था। दूसरा, वस्तुओं की प्राप्ति की अवस्था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की सफलता के लिए यह जरूरी था कि बाजार में वस्तुओं की कमी न हो। इसीलिए सुल्तान ने वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने का प्रबंध किया। उसने यह आदेश जारी किया कि दोआब के 100 कोस के अंदर अंदर कोई भी किसान अपने पास 10 मन से अधिक अनाज नहीं रख सकता। उन्हें अतिरिक्त अनाज निश्चित मूल्य पर सरकारी व्यापारियों को बेचना पड़ता था। सुल्तान ने राजधानी में अन्न इकट्ठा करने के लिए अनेक गोदाम बनवाए जो अन्न से भरे रहते थे। किसानों से कर के रूप में भी अन्न लिया जाता था। सुल्तान कपड़ा बंगाल, सिंध तथा गुजरात से मंगवाता था। बंजारों की सहायता से अरबी तथा तुर्की घोड़े मंगवाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने वस्तुओं की पूर्ति की पूर्ण व्यवस्था कर ली। तीसरा, राशन प्रणाली। राशन प्रणाली, उसने पहली बार भारत में राशन प्रणाली को प्रचलित किया। अकाल, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जब अनाज की कमी हो जाती थी तो ऐसे संकटपूर्ण समय में राशन प्रणाली जारी कर दी जाती थी। प्रत्येक मोहल्ले की जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र में सरकारी दुकानों पर माल उपलब्ध होता था। प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था। इस अनाज का भाव बहुत सस्ता होता था। उपभोक्ताओं को राशन कार्ड दिए जाते थे तथा व्यापारी को अपना नाम दीवाने रियासत में पंजीकृत करवाना पड़ता था। अगला है बाजारों का प्रबंध। अनाज, कपड़े और अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग मंडियों की व्यवस्था सुल्तान द्वारा की गई। इस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने रियासत कहलाता था। उसके पास प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार मंडी में शाहनाह होता था जो वस्तुओं के भावों की सूची अपने पास रखता था तथा यह देखता था कि कोई दुकानदार नियत भाव से अधिक मूल्य वसूल न करे। शाहनाह के अधीन गुप्तचर होते थे जो घूम घूम कर बाजार के बारे में रिपोर्ट तैयार करके शाहनाह को देते थे। शाहनाह उसे दीवाने रियासत को देता था जो उसे सुल्तान को देता था। गलत सूचनाएं देने पर कठोर दंड दिया जाता था। अलाउद्दीन ने बड़ी कठोरता से अपने आदेशों का पालन करवाया। यदि कोई दुकानदार दीवाने रियासत के नियमों को भंग करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बरनी के अनुसार यदि कोई व्यापारी कम तोलता था तो उसके शरीर से उतने ही भार का मांस काट लिया जाता था। इन कठोर दंडों के कारण व्यापारी तथा दुकानदार ईमानदार हो गए थे। दलालों का अंत हो गया था। आर्थिक नीति की सफलता के कारण। पहला, यह एक संगठित तथा सुव्यवस्थित प्रणाली थी। अलाउद्दीन ने केवल वस्तुओं के भाव ही निश्चित ही नहीं किए बल्कि उन्हें लाने की भी व्यवस्था करवाई। संकट के समय में राशन व्यवस्था की स्थापना करके उसने इस योजना को काफ़ी अच्छा बना दिया। अनाज की उचित व्यवस्था के लिए सुल्तान ने किसानों से भू राजस्व को अनाज के रूप में लिया जिससे अनाज की कमी नहीं हुई। अलाउद्दीन के योग्य एवं शक्तिशाली पदाधिकारियों ने भी इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलवाने में सहयोग दिया। इनमें मलिक कबूल और मलिक याकूब नाम उल्लेखनीय हैं। अलाउद्दीन द्वारा कठोर दंड व्यवस्था से भी इस प्रणाली को सफल बनाने में योगदान दिया। आर्थिक सुधारों के गुण। पहला,
इन सुधारों से सुल्तान बिना विशेष खर्च किए एक विशाल सेना रखने में सफल रहा। इस सेना की सहायता से वह दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं मंगोल आक्रमणों से इसकी रक्षा कर सका। दूसरा, इन सुधारों के परिणाम स्वरूप व्यापारी तथा दुकानदार ईमानदार हो गए। पहले वे कम तोलते थे तथा अधिक मूल्य पर लोगों को चीज़ें बेचते थे, लेकिन अब वे कठोर दंड के डर से लोगों का शोषण नहीं कर सकते थे। तीसरा, मूल्यों में कमी होने से गरीब वर्ग को लाभ हुआ। दलालों एवं व्यापारियों को कठोर दंड दिए जाने के कारण अमीर तथा सरदार डर गए थे और इनमें सुल्तान के विरुद्ध कुछ कहने तथा षड्यंत्र करने का साहस नहीं था। आर्थिक सुधारों के दोष। इन सुधारों का दुष्प्रभाव किसानों पर पड़ा। करों की अधिकता के कारण इनकी दशा पहले ही अच्छी नहीं थी, अब सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने से इनकी स्थिति और भी खराब हो गई। दूसरा, इन सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सैनिकों को खुश करना था, न कि जनसाधारण को। हालांकि मूल्य निर्धारित होने से वस्तुएं सस्ती मिलती थी, लेकिन सैनिकों के वेतन इतने कम थे कि उनके लिए जीवन निर्वाह करना कठिन था। इसीलिए सैनिक भी इन सुधारों से ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। इस नीति से व्यापार को बहुत ज़्यादा हानि हुई। वस्तुओं के मूल्य निश्चित हो जाने से व्यापारियों के लिए लाभ कमाना कठिन हो गया। छोटी सी गलती हो जाने पर उन्हें कोड़े मारे जाते थे, उनके शरीर से मांस काटा जाता था। इस कारण बहुत से व्यापारियों ने अपना धंधा ही छोड़ दिया। व्यापार की उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी होती है। बाजार नियंत्रण नीति में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार पूरी साम्राज्य में नहीं थे, बल्कि केवल दिल्ली तथा आसपास के प्रदेशों में ही लागू किए गए थे। इससे इन प्रदेशों में तो वस्तुएं सस्ती थी, लेकिन अन्य प्रदेशों में वस्तुएं बहुत महंगी बिकती थी। इस प्रकार सुल्तान की बाजार नियंत्रण नीति से प्रत्येक वर्ग, कृषक, व्यापारी, अमीर, हिंदू, जमींदार असंतुष्ट था। इसीलिए धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा तथा अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ इस व्यवस्था का अंत हो गया। अलाउद्दीन के चरित्र तथा सफलताओं के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। एल्फिंस्टन के अनुसार उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था और अनेक क्रूर एवं मूर्खतापूर्ण नियमों के बावजूद वह एक सफल शासक था। इसके विपरीत वी स्मिथ इस मत से सहमत नहीं है। यह सर्वमान्य है कि अलाउद्दीन एक वीर सैनिक था तथा सफल सेना नायक था। महत्वाकांक्षा, साहस तथा साधन संपन्नता उसके मौलिक गुण थे। वह एक कुशल प्रशासनिक और राजनीतिज्ञ था। विशाल सेना का गठन एवं प्रशासन में व्यापक सुधार करने वाला पहला मुसलमान शासक था। उसने पूरे भारत को राजनीतिक एकता दी थी। अनपढ़ होते हुए भी वह कला एवं साहित्य का संरक्षक था। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी उसके दरबार के साहित्यकार थे। उसने अलाई दरवाज़ा एवं अन्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। उसके चरित्र के कुछ गंभीर दोष भी थे। वह एक क्रूर एवं निरंकुश शासक था। उसने निर्दयता पूर्वक अनेक हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी उनके स्त्रियों एवं बच्चों सहित मरवा डाला था। उसने पाशविक बल पर शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। निष्पक्ष दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के मध्ययुगीन शासकों में उसका उच्च स्थान है। तो बच्चों, ये था अलाउद्दीन खिलजी।